नमस्कार साथियों, मैं हूं अमित सिंह। जीएसएम कॉलेज बेवर के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज मैं पुनः उपस्थित हूं आपके समक्ष एक नए वीडियो के साथ। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो शिक्षण की मूल विशेषताएं हैं, बेसिक फीचर्स ऑफ टीचिंग। हमने पिछले वीडियो में बात की थी शिक्षण की मूल विशेषताओं के बारे में। हमने आपको बताया था कि एक आदर्श शिक्षण के लिए हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, किन किन विशेषताओं का ध्यान रखना चाहिए। अपने एक बेहतर स्टार्टअप के लिए किस प्रकार से आपको शिक्षण का नियोजन करना चाहिए, एक प्रभावी योजना के तहत आपको शिक्षण करना चाहिए, और किस प्रकार से आप बेहतर शिक्षण विधियों का प्रयोग करते हुए बेहतर शिक्षण के माध्यम से अपने अधिगम को प्रभावी बना सकते हैं। तो आज का जो हमारा वीडियो है वो शिक्षण की मूल विशेषताओं का भाग 2 है। पिछला वीडियो मेरे द्वारा शिक्षण की मूल विशेषताओं पर बनाया गया था, जो कि काफ़ी लंबा होने के कारण कुछ विशेषताएं हमारी शेष बची थी। तो उन सभी विशेषताओं को आज के वीडियो में कवर किया जाएगा। तो शिक्षण की मूल विशेषताओं के साथ आज मैं पुनः आज का वीडियो स्टार्ट करता हूँ। देखिए, शिक्षण की विशेषताएं, बेसिक फीचर्स ऑफ टीचिंग। पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि किस प्रकार से आप अपने शिक्षण को एक बेहतर स्टार्टअप के साथ एक बेहतर तरीके से कक्षा में स्थापित कर सकते हैं। आप अपने शिक्षण को कैसे प्रभावी बना सकते हैं। आपके शिक्षण से जो छात्र हैं वो किस प्रकार से जिज्ञासु प्रवृत्ति के हो सकते हैं, किस प्रकार से आपके द्वारा जो कक्षा में पाठ्य वस्तु पढ़ाई जा रही है, आपके द्वारा जो पाठ्यचर्या प्रस्तुत की जा रही है, उसे कैसे सीख सकते हैं, कैसे प्रभावी ढंग से अधिगम कर सकते हैं। तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की विधियां मैंने पिछले वीडियो में बताई थी। तो यहाँ पर कुछ विशेषताएं मेरे द्वारा यहाँ पर आपको बताई जा रही हैं, जिसमें सबसे पहली जो विशेषता है वो है प्रगतिशील शिक्षण, प्रोग्रेसिव लर्निंग। देखिए, लर्निंग कैसी होना चाहिए? लर्निंग प्रोग्रेसिव होनी चाहिए, शिक्षण प्रगतिशील होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप बच्चे को 2 की टेबल पढ़ा रहे हैं, आपको 30 दिन हो गया, आज भी बच्चा 2 की ही टेबल पढ़ रहा है और फिर भी वो 2 की टेबल नहीं सीख पाया। आप प्रतिदिन उसी पाठ्य वस्तु के साथ बच्चे के समस्त उपस्थित मत होइए, प्रगतिशील शिक्षण करिए। आप कुछ ऐसी शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए जिससे बालक बेहतर तरीके से सीख सके, और प्रतिदिन प्रतिपल प्रतिक्षण आप अपनी जो टीचिंग है, आपका जो शिक्षण है, उसमें सुधार के लिए आप प्रतिपल कुछ नए नए इनोवेशन कर सकते हैं। इनोवेटिव एक्टिविटीज़ के माध्यम से, कुछ बेहतर टीएलएम के माध्यम से आप प्रगतिशील शिक्षण कर सकते हैं, और बच्चा बेहतर तरीके से सीखे, बच्चे के अंदर जिज्ञासा उत्पन्न हो और जिज्ञासावश वो जानने की इच्छा रखे कि आप उसे क्या बताने वाले हैं, आप उसे क्या पढ़ाने वाले हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपके शिक्षण के द्वारा बच्चे को ऊबन होने लगे, और बच्चा अगर ऊबने लग जाएगा तो वो आपको नहीं पढ़ेगा। तो प्रगतिशील शिक्षण होना चाहिए। प्रतिपल आपको इनोवेटिव एक्टिविटीज़ का प्रयोग करना चाहिए। अपनी शिक्षण की प्रगति के लिए विभिन्न प्रकार के उपागमों का आपको प्रयोग करना चाहिए। शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करना चाहिए। अर्थात आपके अपने शिक्षण में लगातार प्रगति करने के लिए विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम या विभिन्न प्रकार के कार्य आपको करने चाहिए। इसके बाद जो अगला पॉइंट है, उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित। आपका जो शिक्षण होना चाहिए वो उत्तम शिक्षण विधियों पर आधारित होना चाहिए। जो शिक्षण विधियां हैं वो उच्च कोटि की होनी चाहिए। उत्तम शिक्षण विधियों की समावेश आपके शिक्षण में होना चाहिए। आप जब भी शिक्षण करें तो आपकी कक्षा आपसे क्या चाहती है, आपके छात्र आपसे क्या चाहते हैं, छात्रों में व्यक्तिगत विभिन्नता किस प्रकार की है, वेरियस डिफरेंशिएशंस किस प्रकार के हैं, आपके छात्र क्या हैं। सबसे पहले जब भी आप कक्षा के अंदर उपस्थित होंगे तो सबसे पहला आपका कार्य ये होगा कि आप अपने छात्रों के बारे में समझें, आप अपने छात्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करें कि आपके छात्र क्या हैं, उनका पूर्व ज्ञान क्या है, और उन्हें आप किन शिक्षण विधियों के माध्यम से बेहतर सिखा सकते हैं। क्योंकि जब तक छात्र और शिक्षक के मध्य सेतु का निर्माण नहीं होगा, जब तक आपस में
पुल का निर्माण नहीं होगा, जब तक सूचनाओं का आदान प्रदान बेहतर तरीके से नहीं हो सकता। तो आप कक्षा की आवश्यकताओं के अनुसार उत्तम शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए, तभी आपका शिक्षण बेहतर हो सकता है। आप व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षण विधियों का प्रयोग करिए, आप उद्दीपन परिवर्तन कौशल का प्रयोग करिए, आप फीडबैक का प्रयोग करिए, पुनर्वलन का प्रयोग करिए, आप कहानी कथन विधि का प्रयोग करिए। आप जो भी उत्तम उच्च कोटि की शिक्षण विधियां हैं आप उनका प्रयोग करिए, जिससे छात्रों की आपके शिक्षण में रुचि बनी रहे, वो जिज्ञासु बने रहें और वो बहुत अच्छे तरीके से आपके शिक्षण को सुनते रहें, सीखते रहें, तभी आप कुछ बेहतर शिक्षण के माध्यम से अधिगम करवा सकते हैं। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है निदानात्मक उपचारात्मक और निदानात्मक दोनों। देखिए यहाँ पर हम दोनों चीज़ों को जानने का प्रयास करेंगे कि निदानात्मक क्या है और उपचारात्मक क्या है। देखिए मोस्टली कई जगह पर आप दोनों को लगभग एक जैसा ही मानकर चलते हैं, उपचारात्मक और निदानात्मक को। देखिए उपचारात्मक शिक्षण की बात करते हैं जब भी आप कुछ कक्ष में पढ़ा रहे हैं और बच्चों की उससे संबंधित कोई भी समस्या आती है, तो आप तुरंत उस समस्या के कारणों को जानकर उसका निदान करने की कोशिश करते हैं, उसका उपचार करने की कोशिश करते हैं। उपचार किसी ट्रीटमेंट से नहीं है। उपचार का मतलब है कि छात्रों की समस्या का समाधान करना। और जहाँ पर हम निदान की बात करते हैं तो निदान तब किया जाता है, हम सबसे पहले छात्र की समस्या के कारणों के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, छात्रों की समस्या को जानते हैं। सबसे पहले समस्या के तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त की जाती है और उसके बाद उसका निदान किया जाता है, उसका डायग्नोस्टिस किया जाता है। तो ये उपचारात्मक और निदानात्मक शिक्षण दोनों ही लगभग एक ही जैसे होते हैं। इसके बाद संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति, प्रेजेंस ऑफ इमोशनल स्टेबिलिटी। अब यहाँ पर बात करते हैं संवेगात्मक स्थिरता की। तो संवेगात्मक स्थिरता, एक शिक्षक है, उस शिक्षक को संवेगात्मक रूप से स्थिर रहना चाहिए, उसे अपने संवेगों पर नियंत्रण रखना चाहिए, उसे इमोशनल नहीं होना चाहिए। कई बार आपने देखा होगा कक्षाओं में कोई शिक्षक जाते हैं, अगर छात्र से कोई गलती हो गई तो उन्हें क्रोध बहुत जल्दी आता है और वो भावुक भी बहुत जल्दी हो जाते हैं। तो जो शिक्षक होते हैं उनके अंदर संवेगात्मक स्थिरता रहनी चाहिए। बात पर आपको संवेगात्मक रूप से असंतुलित नहीं होना चाहिए, आपको ज़्यादा क्रोध नहीं करना चाहिए, आपको ज़्यादा भावुक नहीं होना चाहिए। यानी एक शिक्षक के अंदर ये शिक्षण की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है कि संवेगात्मक रूप से किसी भी छात्र को स्थिर रहना चाहिए। यानी संवेगात्मक स्थिरता शिक्षक के अंदर होना बहुत ही आवश्यक है। यदि शिक्षक संवेगात्मक रूप से स्थिर नहीं है, अगर वो संवेगात्मक रूप से असुरक्षित है, तो वो बेहतर शिक्षण नहीं कर पाएगा, उसका मानसिक स्वास्थ्य उचित नहीं होगा, और यदि उसका मानसिक स्वास्थ्य सही नहीं होगा तो शिक्षक बेहतर शिक्षण नहीं कर पाएगा। तो शिक्षक को संवेगात्मक रूप से स्थिर होना चाहिए, उसके अंदर संवेगात्मक स्थिरता की उपस्थिति होनी चाहिए। इसके पश्चात हम बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि है छात्र योग्यताओं को संवर्धन। देखिए जब भी हम कक्ष के अंदर जाते हैं तो सबसे पहले हमारा जो कार्य होता है वो छात्रों की योग्यताओं के बारे में जानना होता है, छात्रों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में जानना होता है और अपने छात्रों की उपलब्धियों के बारे में जानना होता है, छात्रों के पूर्व ज्ञान के बारे में जानना होता है कि हमारा प्रत्येक छात्र किस प्रकार की योग्यताओं को रखता है, प्रत्येक छात्र की कौन कौन सी अलग योग्यताएं उनके अंदर हैं। तो सबसे पहले हमें छात्रों की योग्यताओं से परिचित होना होता है। उसके बाद उन सारी क्वालिफ़िकेशंस को, उन सारी योग्यताओं को प्रमोट करने के छात्रों को अवसर देने होते हैं, छात्रों को योग्यताओं को संवर्धित करने की अवसर शिक्षक को देने होते हैं। आप कक्ष के माहौल को इस प्रकार से तैयार करिए, आप विद्यालय के माहौल को इस प्रकार से तैयार करिए जिससे छात्रों की योग्यताओं को संवर्धन मिल सके, छात्रों की जो क्वालिफ़िकेशंस हैं वो प्रमोट हो सके और वो
पुष्पित पल्लवित हो सके, प्रमोट हो सके और उनकी क्वालिफिकेशन बढ़ सके। आपको ऐसा माहौल तैयार करना चाहिए, ऐसा वातावरण निर्मित करना चाहिए जिससे छात्रों की योग्यताएं जो हैं वो संवर्धित हों, पुष्पित हों, पल्लवित हों। उनकी क्वालिफिकेशंस को आप प्रमोट करने के लिए विभिन्न प्रकार के अवसर प्रदान कर सकते हैं। आप वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करा सकते हैं, आप विभिन्न प्रकार के कॉम्पिटिशन्स का आयोजन करा सकते हैं, आप अंतर विद्यालयी प्रतियोगिताओं का आयोजन करा सकते हैं जिससे छात्रों की योग्यताओं का संवर्धन हो सके, उनकी क्वालिफिकेशंस का प्रमोशन हो सके। इसके बाद जो अगला पॉइंट है वो है शिक्षक और छात्र के बीच में मधुर संबंध, ग्रेटफुल रिलेशंस बिटवीन टीचर्स एंड स्टूडेंट्स। देखिए, शिक्षक और छात्रों के बीच में यदि मधुर संबंध नहीं होंगे, आपस में प्रेम नहीं होगा, समर्पण नहीं होगा, तो जो शिक्षण की परंपरा है, जो शिक्षण की प्रक्रिया है, वो प्रभावी रूप से नहीं चल पाएगी। शिक्षण को प्रजातांत्रिक मूल्यों का पालन करना चाहिए। हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था, शिक्षक को एक क्रूर दमनात्मक शासक की भांति छात्रों के साथ व्यवहार नहीं करना चाहिए। यदि छात्र के साथ शिक्षक दमनात्मक व्यवहार करेगा तो शिक्षक और छात्र के बीच में मधुर संबंध नहीं होंगे, शिक्षक और छात्रों के मध्य में जुड़ाव नहीं हो पाएगा। यदि शिक्षक और छात्रों के मध्य जुड़ाव नहीं हो पाएगा तो शिक्षण की प्रक्रिया भी बेहतर तरीके से नहीं चल सकती। तो आवश्यक है, अगर शिक्षण की प्रक्रिया आप बेहतर तरीके से चलाना चाहते हैं तो ये आवश्यक है कि आपको शिक्षक और छात्रों के मध्य में बेहतर संबंधों को स्थापित करना चाहिए। आपको निरंतर ये प्रयास करना चाहिए कि जो छात्र और शिक्षक हैं इनके मध्य में जो संबंध है वो आपसी प्रेम भाव, समर्पण आदि से युक्त हों। आपने वैदिक कालीन शिक्षा पढ़ी थी, वैदिक काल में आपने देखा था कि जो गुरु और छात्र के बीच में, गुरु और शिष्य के बीच में संबंध थे वो पिता और पुत्र के भांति थे। तभी शिक्षा बेहतर तरीके से, देखिए उस समय जो शिक्षा की प्रक्रिया थी वो पूर्णतः गुरु के अधीन थी। गुरु किसी भी प्रकार से अनुदान किसी राज्य से नहीं मिलता था। वो पूर्णतः शिक्षण की प्रक्रिया को पूरे समर्पित भाव से चलाने का कार्य करता था। तो छात्र भी गुरु के प्रति पूर्णतः समर्पित रहते थे, उनके पैर दबाते थे, उनकी सेवा करते थे, उनके हवन पूजन आदि की व्यवस्था करते थे। तो आधुनिक काल में भी हम वैदिक परंपरा की इस विशेषता को समावेशित कर सकते हैं। शिक्षक और छात्र के बीच में संबंधों की जब अगर मधुरता नहीं होगी तो बेहतर शिक्षक नहीं चल पाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।